हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी ईवीएस की क्लास नंबर 11 है और हम ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज और साथ में उसका पीवाईक्यू भी लगा रहे थे। तो हमारा जो कंटेंट का सिलेबस था 15 नंबर जो आता हमारा वो हमने कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे पेडागॉजी। पेडागॉजी भी आपकी 15 नंबर की आती है, ये आपको तो पता ही होगा क्योंकि टोटल नंबर आपका ईवीएस 30 का आता है। 15 आपका कंटेंट हो गया, 15 पेडागॉजी हो जाएगी। तो ये 15 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम ये 15 नंबर कवर करेंगे। ठीक, पेडागॉजी की देखिए शिक्षण शास्त्र होता क्या है, ये आपके समझ के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। देखिए आप नहीं पढ़ोगे ना तब भी आप 15 में से 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो वैसे ही सही कर लेगा कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा कुछ अलग है उसको हम बताएंगे। ये क्लास आप देख लीजिएगा, पेडागॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देख अलग अलग क्लास बनाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने सोचा अभी टाइम आपके पास भी कम है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो एक ही क्लास में आप पेडागॉजी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू लगाएंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, हमने इस क्लास में देखिए पहले हम देखेंगे पर्यावरण आपका क्या है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के प्रकार कितने हैं, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य देखिए थीम हमने कंटेंट में पढ़ा हुआ था, बट थीम से जो है पेडागॉजी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ एक थीम से क्वेश्चंस उठा लेगा, जल संग्रह के बारे में बच्चों से पूछेगा ऑप्शन में जल संग्रह कैसे आप करते हो, तो ऐसे थीम से क्वेश्चंस उठाएगा। एक बार थीम हम इसमें भी पढ़ लेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है। अभिसारी चिंतन आपका क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, ये आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, हमने भी आपको ये करवाया है सीडीपी में, बाल मनोविज्ञान में। पर्यावरण शिक्षण की विधियां हैं, कौन सी 2 विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन क्या है, सतत मूल्यांकन क्या है आपका, व्यापक मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की विधियां, पोर्टफोलियो से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, चेकलिस्ट विधि क्या है। आकलन पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से भी ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है आपका। शिक्षण सहायक सामग्री, आपकी पाठ्य वस्तु कैसे होनी चाहिए ईवीएस की, इसको हम देखेंगे। उसके बाद पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन जो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम जो अभी आपका अगस्त में हुआ था 2023 में, वो सारे क्वेश्चन हम पेडागॉजी के लगा लेंगे। इससे आपको समझ आ जाएगा कि 15 नंबर आपका देखिए अभी कैसे बना हुआ था। अभी आप तुरंत पढ़ोगे पेडागॉजी, तुरंत आप क्वेश्चन लगा लोगे तो थोड़ा माइंड में बैठ जाएगा। बाकी हम पेडागॉजी के क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 के 12 के वो सब हम बाद में लगाएंगे। ठीक, तो क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे पर्यावरण क्या है आपका। ठीक, अगर इसके पहले की कंटेंट का क्लास अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ आई बटन पे ऊपर आपको एक लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओनली 10 क्लास से आपका 15 नंबर कवर हो जाएगा अगर आप ढंग से देखोगे तो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पेडागॉजी, क्लास करेंगे हम अपनी स्टार्ट। पहले हम देखेंगे पर्यावरण है क्या आपका। ठीक, पेडागॉजी में ये आपको समझना पड़ेगा ना, पर्यावरण है क्या आपका। आपके आसपास में देखा होगा पर्यावरण, पेड़ पौधे, पानी वगैरह, ठीक, ये सब आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए पर्यावरण कह रहा है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। परि और आवरण, देखिए परि का अर्थ क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण मीन्स होता है घेरा हुआ, चारों ओर अर्थ, और आवरण का अर्थ है घेरा हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन बना सकते हैं कि जो जीव जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वह इसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण की अंग्रेजी इन्वायरमेंट होती है, आप इसको भी फोकस करिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए जब 4th ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो हो सकता है आई की जगह पे आप ई देख लें, आपका आर इधर कर दे, आई इधर कर दे, ऐसे कर देता है। तो जब 4th ऑप्शन हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आपको इन्वायरमेंट की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आपसे बन भी सकता है। इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर, ठीक है, इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, पास पड़ोस। अतः पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, आपके पास पड़ोस में आपने देखा होगा पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे पेड़ पौधों जो भी होते हैं ये सारे आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, यही तो आपका इन्वायरमेंट है।
तो ये आपका इन्वायरमेंट है, होपफुली आपको समझ आया होगा। कह रहा है देखिए पर्यावरण के बारे में कुछ और पॉइंट है। कह रहा है बालक अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और बालक का पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है। बिल्कुल, देखिए बालक अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है। बिल्कुल, बालक जो है अपने पर्यावरण, देखिए इन्वायरमेंट, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं छोटे छोटे पौधे लगाते हैं ना, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। पौधे नहीं होंगे तो आपका जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बालक अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और बालक का पर्यावरण भी बालक को प्रभावित करता है। देखिए बालक का पर्यावरण, सपोज दैट बालक बहुत अच्छा है बट उसको दिन रात जो है ऐसे घूमने वाले व्यक्ति के साथ या चोरों व्यक्ति के साथ अगर उसको रहना है दिन रात, तो इफेक्ट तो डालेगा ना उसके ऊपर, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो इन्वायरमेंट उस बालक पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये ज़रूरी है ना, बालक का पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है। जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है कहा नहीं जाता, जैसे उसका इन्वायरमेंट होता है बच्चा वैसे ढल सकता है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा यहाँ शिक्षक नहीं लगा, शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य, ठीक, शिक्षण का कार्य करते समय बालक में उसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का ज्ञान कराना या समझ स्थापित कराना ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। इन्वायरमेंट से जो हम उसको शिक्षण देते हैं वही उसका पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। ठीक है, देखिए शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, यह आपने CTP में भी पढ़ा होगा। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। ठीक, एक एक टाइप को हम देख लेंगे। पहले आपका औपचारिक शिक्षण क्या है। औपचारिक शिक्षण, आप स्कूल जाते हो, डेली स्कूल जाते हो तो वहाँ का टाइम फिक्स होता है ना कि आपको 7 बजे स्कूल पहुँचना है, 9 बजे स्कूल पहुँचना है। ऐसा तो है नहीं 12 बजे 1 बजे आप स्कूल पहुँच जाओगे। फिर वहाँ देखिए पीरियड चलता है ना, पहला पीरियड किसका है, दूसरा पीरियड किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है ना। मैथ की चलती है आपकी, फिर हिंदी चलेगी, इंग्लिश चलेगी ना, सारे टीचर अलग अलग होते हैं। तो वहाँ टाइम फिक्स होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। आप क्लास 1 में हो तो उसका सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, क्लास 2 में होंगे तो उसका सिलेबस पढ़ाया जाएगा। स्कूल में आप जाते हो, निश्चित स्थान होता है। ऐसा है नहीं तो घर पे आप पढ़ रहे हो, वहाँ स्कूल में अलग से पढ़ाया जा रहा है ना। वहाँ सब कुछ फिक्स्ड होता है। आप 7 बजे स्कूल गए, 12 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। टीचर अलग अलग आएंगे, अलग अलग टाइमिंग होगी, 30 मिनट 45 मिनट वो आपको पढ़ाएंगे। तो यही है आपका औपचारिक शिक्षण। इसमें निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान किए जाते हैं, जैसे आपकी स्कूली शिक्षा हो गई। तो यहाँ पे सब फिक्स होता है। देखिए टाइम भी फिक्स होता है, आपको 7 बजे स्कूल जाना है, नहीं जाओगे तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, स्थान भी स्कूल में आपको जाना होगा जिस स्कूल में आप पढ़ते होंगे। पाठ्यक्रम भी निश्चित होगा, क्लास 2 में है, 3rd में है तो उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। तो ये आपका औपचारिक शिक्षण यही है। ठीक, अब अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है। अनौपचारिक शिक्षण में कुछ फिक्स्ड नहीं होता है। आप कहीं भी, आप सड़क पे जा रहे हो, वहाँ आपने देखा किसी को, वहाँ से आप कुछ सीख लिए, घर में आप कुछ सीख लिए, कुछ फिक्स्ड नहीं होता, बस आप कुछ सीखते हो। जन्म से मृत्यु तक आप सीखते रहते हो, समाज से सीख लेते हो, परिवार में सीख लेते हो, समुदाय में आप फ्रेंडशिप है, समूह बना हुआ है, वहाँ से आप कुछ सीख लेते हो ना। तो ये आपका अनौपचारिक शिक्षण होता है। अनौपचारिक, यहाँ कुछ फिक्स नहीं होता है। कह रहा है कि यह शिक्षण का वह प्रकार है जिसमें बालक जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है, जैसे परिवार में सीखना, समाज में सीखना, समुदाय में सीखना। ठीक, ये दोनों में आपका डिफरेंस है। ठीक है, औपचारिक शिक्षण में सब कुछ फिक्स्ड होता है, जैसे आप स्कूली शिक्षा याद कर सकते हो, और अनौपचारिक में जैसे समाज में सीखना, परिवार में सीखना, ये आपका अनौपचारिक शिक्षण है। अब देखिए निरौपचारिक शिक्षण क्या होता है। निरौपचारिक शिक्षण देखिए इन दोनों का वो होता है, समूह होता है। देखिए कह रहे हैं इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है दोनों का। ठीक है, इसमें निश्चित समय एवं पाठ्यक्रम की बाध्यता होती है, परंतु निश्चित स्थान और विषय की बाध्यता नहीं होती है, जैसे पत्रकार के माध्यम से सीखना। ठीक है, ये आपका निरौपचारिक शिक्षण है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, यहाँ से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा, अभी हम आपको दिखाएंगे भी, और आप PYQ साथ में लगाइएगा ज़रूर क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, जितना PYQ लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है। कह रहा है NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक के स्कूली ज्ञान को उसके बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना है। ठीक है, जैसे बालक क्लास में जाता है, उसका EVS है, उसका EVS सब्जेक्ट है, तो
टीचर को चाहिए कि जो उसका सब्जेक्ट है स्कूली ज्ञान के, स्कूली जो उसका ज्ञान है उसको उसके बाहरी वातावरण से, जो वो बाहर का वातावरण लेके आता है, जैसे उसके घर में आप बताओगे आपके घर में जो पानी है, जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि जो चीज़ों को बच्चा देखा रहेगा और आप उसको रिलेट करके बताओगे तो वो उस चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा, सीख भी पाएगा और काफ़ी लंबे टाइम तक वो याद भी रखेगा। ठीक, तो ये होता है कि उसके वाह वातावरण, जो बच्चा दिन भर इन्वायरमेंट के साथ खेलता रहता है उसको आप रिलेट करके बताओगे तो बेहतर तरीके से वो समझ पाएगा। दूसरा पॉइंट है शिक्षण का कार्य करते समय बालक को उसके परिवार, समुदाय, समाज से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बालक अपने परिवेश का ही पूर्व ज्ञान लेकर आता है। छोटा बच्चा जब कॉलेज स्कूल आता है तो वो अपने परिवेश का ही, ठीक है, वही कह रहा है, अपने परिवेश का ही पूर्व ज्ञान लेके आता है। तो जो उसका टीचर को चाहिए कि जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान में कनेक्ट करके उसको बताए तो बच्चा जल्दी सीखेगा और उसको याद भी रहेगा ना। ऐसे अगर आप वैसे पढ़ा दोगे समझ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसको किताबी ज्ञान हमें नहीं देना है। बच्चों में रटने और परिभाषाओं को याद करने को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये आप वर्ड याद रखना, रटंत विद्या ये चलंत नाही, ऐसा कुछ है, तो जो इसको हमें नहीं करना है, ठीक। रटने को प्रमोट नहीं करना। ऑप्शंस में भी अगर आपको मिल जाएगा कहीं रटने पे तो तुरंत आप उस ऑप्शंस को गलत काटोगे, ठीक है। और परिभाषाओं को याद करने पे भी हमें फोकस नहीं कराना है। चौथा पॉइंट है शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए, जिससे बालक को स्वयं से खोज करने के अवसर मिले। ये अवसर वर्ड जो है बहुत पॉजिटिव है, ये ऑप्शंस में आपको हेल्प करेगा, ठीक। बच्चे को खोज, देखिए जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए वो बालक होना चाहिए, ऐसा नहीं टीचर होना चाहिए, ठीक। बालक होना चाहिए जिससे बालक जो है खुद से सोच सके, ठीक है, उसको अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले उसको। पांचवा पॉइंट है, देखिए कह रहा है शिक्षण के उद्देश्य में, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी मिलेंगे ऑप्शंस में। शिक्षक को शिक्षण का कार्य करते समय बालक के परिवेश की घटनाओं को बालक के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत करें, जिससे बालक में रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास हो। बालक को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वह अपने विचार प्रकट करे और करके सीखने, प्रश्न करने और प्रयोग करने पर बल दें। बिल्कुल कह रहा है, जब टीचर जो है शिक्षण का कार्य करे तो जो बालक के परिवेश में जो घटनाएं होती है ना, जो कुछ उसके परिवेश से है, तो उसके पूर्व ज्ञान से हमें रिलेट करके कनेक्ट करके ही पढ़ाना है। जब उसको वो कनेक्ट कर पाएगा अपने प्रीवियस नॉलेज को, तो बालक को पढ़ने में देखो इंटरेस्ट होगा ना, रुचि होगी, उसको उसमें जिज्ञासा आएगी, कल्पना का विकास होगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक, अवसर मिले, अवसर हम उपलब्ध कराएं बच्चों को, जिससे वह अपने विचारों को, जो उसके मन में डाउट हो, विचार हो, वो क्वेश्चन करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हो उसको समझ ही नहीं आ रहा तो बच्चा पूछेगा भी नहीं, तो जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेगा उसका डाउट कैसे क्लियर होगा। उसको करके सीखने पे बल दिया जाए, ठीक है, करके सीखने की विधि, प्रयोग करने के अवसर उसे उपलब्ध हो। छठा पॉइंट आपका है पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करें, अर्थात बालक में ऐसा व्यवहार परिवर्तन करें जिससे बालक अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और वह उनकी रक्षा, सुरक्षा इत्यादि करें। कह रहा है कि बालक को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करें। देखिए जैसे संवेदनशील करने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पक्षी हो गया, जैसे आपका खरगोश हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, पेड़ हो गया, तो वो तोता हो गया, तो देखिए बच्चा अगर उसके साथ रह रहा है तो दिन रात तो उसको बहुत मानने लगता है ना। आपके घर में देखिए कोई चीज़ पालतू होगा, कुत्ता हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको देखिए कितने दूसरों से ज़्यादा चाहने लगता है, उसको कहता है इसको मारो नहीं चोट लग जाए, इसको खाना दो, ये दो, वो संवेदनशील हो जाता है ना। पेड़ भी किसी चीज़ का लगाता है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, तो वो जो है बच्चा उसको संवेदनशील हो जाता है, उसके प्रति आपसे ज़्यादा उसका ख्याल रखेगा वो, जिससे बालक अपने व्यवहार के प्रति जागरूक हो और वह उनकी रक्षा और सुरक्षा करे, ठीक है। ये आपका पर्यावरण का उद्देश्य है। देखिए ईवीएस की थीम हमने कंटेंट में भी पढ़ा हुआ था, बट आपका जो है पेडागॉजी जब बनती है तो पेडागॉजी से भी आपका 1-2 क्वेश्चन से बन जाता है। तो ईवीएस की थीम हम एक बार पढ़ेंगे। कंटेंट में हमने इसको पढ़ा हुआ था। देखिए कंटेंट में आपसे ये क्वेश्चन भी बना था, हमने कहा था कि आपसे ये क्वेश्चन से पूछ लेगा कि ईवीएस की कितनी थीम है।
तो ईवीएस की 6 थीम होती हैं। कौन कौन सी थीम होती हैं ये भी आप याद रखोगे। परिवार, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। देखिए परिवार, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, यातायात, ट्रैवल, हम जो सोचते हैं वो करते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपकी 6 थीम में पूछ सकता है आपसे। देखिए क्लास में जो है ईवीएस की आपको लेसन नहीं दिए जाते, लेसन के बजाय आपको थीम दी जाती है। जैसे क्यों दी जाती है, क्योंकि जैसे ये हो जाएगा कि बच्चा जो है वो कनेक्ट कर पाता है ना थीम को। तो ये आपकी 6 थीम होती हैं। और पेडागॉजी में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे जल से आपका टॉपिक उठा लेगा, आश्रय से उठा लेगा, भोजन से उठा लेगा ना, परिवार से उठा लेगा, ऐसे उठा लेगा। जल संग्रह के बारे में आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे स्टोर कर सकते हो चीज़ों को, ऐसे पेडागॉजी क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए थीम आपकी ये होती है। देखिए आपको पहले तो आपको एक परिवार चाहिए। जब आपको परिवार मिल जाएगा तो आपको खाने की भी इच्छा होगी, भूखे तो रहोगे नहीं आप। खाने की इच्छा जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको घर भी तो चाहिए। ऐसे है नहीं सड़क पे या किनारे कहीं भी किसी जगह आप सो जाओगे। घर चाहिए आपको। जब आपको घर भी मिल जाएगा तब आपकी पानी पीने की भी इच्छा होगी। प्यासे तो रहोगे नहीं आप। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह लोगे, उसके बाद नहीं रह पाओगे। पानी भी मिल जाएगा, घर भी मिल गया, खा भी लिए, तो अब आपको घूमने का भी मन करेगा ना। दिन भर घर में रहोगे तब भी आप बोर हो जाओगे। कहीं घूमने का भी मन करेगा, ट्रैवल करोगे। ट्रैवल भी कर लिए आप, घर भी मिल गया, खाना पानी भी हो गया आपका। फिर ऐसे थोड़ी ना घर चलेगा, कुछ करना भी तो पड़ेगा उसके लिए, रोटी के लिए जॉब वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये सारी आपकी 6 थीम है, ठीक है। इंसान की जो इच्छाएं होती है ना वो कम नहीं होती। एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरे, कहा जाता है कि ख्वाहिश कम रखनी चाहिए। जितनी ख्वाहिश ज़्यादा करोगे उतनी समस्याएं भी ज़्यादा होंगी। हमसे ज़्यादा पशु पक्षियों के पास उतना कुछ नहीं होता, उन्हें खाने को मिल जाए बस उतना ही अच्छा है। हम लोगों के पास एक चीज़ मिल गई दूसरी चीज़ चाहिए, एक चीज़ मिल गई दूसरी चीज़ चाहिए, ठीक है। ये हम आपको नहीं बता रहे, बस ये थीम है, आप याद रखिएगा। ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। ये आपकी 6 थीम होती हैं। पहले परिवार हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। जरूरी नहीं आप लाइन बाय लाइन याद करो, ऐसे नहीं आप परिवार याद करो उसके बाद ही भोजन याद करना है आपको। आप कैसे भी याद कर सकते हो। आपकी 6 थीम है, आपको ये पता होनी चाहिए। और कौन कौन सी थीम है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको परिवार के बाद भोजन ही टिक करना है, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। उपथीम क्या होती है, जो थीम है उसी की आपकी उपथीम है। उपथीम से आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिसे हम सब थीम बोलते हैं। तो संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। अगर आपको 6 थीम याद है कंफर्म, तो आपको उपथीम आप ना भी याद करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको थीम पता है तो उसके अलावा अगर आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपकी सब थीम रहेंगी, उपथीम रहेंगी, ठीक है। लेकिन आपको थीम जो है 6 वो पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। परिवार हो जाए, भोजन हो गया, घर हो जाएगा, पानी हो जाएगा, यात्रा हो जाएगी, ठीक, और जॉब वगैरह हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी 6 थीम है। जॉब नहीं याद करना आपको, ये थीम याद करनी है। ऑप्शंस में आपको यही बनेगा। ये 6 थीम से आपका क्वेश्चन होता है। परिवार, भोजन, आश्रय, जल, यातायात, और हम जो सोचते हैं वो करते हैं, ठीक है। ये आपकी थीम थी। ईवीएस में देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पेडागॉजी में देखिए ईवीएस में जो है क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की बुक नहीं होती, ये आपने तो पता ही होगा। अगर आप एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होगे, आपको एग्जाम देना है सीटेट का, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो क्लास फर्स्ट और सेकंड की नहीं पढ़ते हो, 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी आप पढ़ते हो। तो क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की बुक ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ते हैं ईवीएस, बट मैथ और लैंग्वेज, भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को सिखाया जाता है क्लास फर्स्ट और सेकंड में। देखिए क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप ऐसे नहीं उसको 10 सब्जेक्ट बना दोगे तो उतना समझ नहीं पाएगा वो ना, इसीलिए भाषा और गणित में ही उसको ईवीएस पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब उसको आप अभी की तरह आपको जैसे ईवीएस आपका अलग हो गया 30 नंबर की आती है, तो क्लास फर्स्ट और सेकंड में ऐसे सब्जेक्ट अलग नहीं होते, ठीक है। यही कह रहा है कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की किताब नहीं होती है। 3rd और 5th की एनसीईआरटी
पढ़ते हैं। क्लास फर्स्ट और सेकंड में भाषा और गणित के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस आपका सिखाया जाता है। ईवीएस में सब्जेक्ट कितने होते हैं ये भी आप याद रखोगे। उसमें पर्यावरण शिक्षा होगा, आपका सामाजिक अध्ययन होगा, विज्ञान होगा, ये सारे सब्जेक्ट पर ईवीएस में इंक्लूड होते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन जैसे आपके गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, हमने कंटेंट में भी कराया हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, क्यों निकाली थी, तो वो सारा ईवीएस में इंक्लूड है। ठीक है, उसको अलग से हिस्ट्री की बुक नहीं बनाई गई है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके ईवीएस में इंक्लूड हैं। ठीक है, शामिल हैं। विज्ञान भी आपको उसी में पढ़ाया जाता है। तो यह आप याद रखोगे, क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की बुक नहीं होती, और क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और भाषा और गणित के संदर्भ में क्लास फर्स्ट और सेकंड में आपका ईवीएस सिखाया जाता है। यह आप याद रखोगे। ठीक है, हर पॉइंट से क्वेश्चन वहाँ बनेगा। ये आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, बट आपका ईवीएस में भी है ये, तो आप इसको पढ़ लेंगे ज़रूर। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है आपकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। देखिए, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन आप इसको याद रखोगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग आप इंग्लिश से इसको समझ सकते हो। कन्वर्ज हो रही है एक चीज़ एक जगह पे, तो इसमें क्या होता है, देखिए कन्वर्ज हो रहा है, ये सारे देखो, ये जो एरो का निशान है ये फिक्स्ड हो रहा है, एक जगह पे आ रहा है इस पॉइंट पे। कन्वर्जेंट थिंकिंग अब देखो आप याद कैसे रखोगे। देखिए, इसे बंद अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चंस में बंद अंत वाले प्रश्न कह के भी पूछ सकता है, अभिसारी चिंतन भी पूछ सकता है। जब शुरुआत अनेक बिंदु से हो, देखिए शुरुआत ऐसे हो रहा है अनेक बिंदु से, लेकिन अंत सिर्फ एक बिंदु, अंत सिर्फ यहीं पे जा रहा है आपका, तो ये आपका अभिसारी चिंतन होता है। जैसे आपके एमसीक्यू हो गए, जैसे कि आपका एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू में आपके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से एक ही राइट आंसर होगा। अदर आप जैसे आपने सीटेट एग्जाम आपको देना है, तो आप जाओगे उसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर आपने दूसरा लगा दिया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। उसमें फिक्स्ड है, एक ही ऑप्शन सही होगा, 2 ऑप्शन तो नहीं सही हो सकता ना। तो ये होता है कि इसमें देखिए पॉइंट कई हैं, आंसर बट फिक्स्ड होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, देश की राजधानी क्या है, ठीक, भारत की राजधानी क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आप उसका आंसर एक ही दोगे। भारत की राजधानी आप ऐसे नहीं बता दोगे कि भारत की राजधानी पूछ लिया तो आप दिल्ली बता दिए, हाँ, और देश की राजधानी पूछ लिया तो आप लखनऊ बता दिए। तो ऐसे नहीं है, फिक्स होता है ना, आप गलत बता दोगे तो आपका एक नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू होता है, आप इतना याद रखोगे कि अभिसारी चिंतन जो है, कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी होती है, वो एमसीक्यू बेस्ड होती है, उसमें एक ही आंसर आपका सही होगा। तो ये आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट में क्या होगा, देखिए डाइवर्जेंट नाम में ही आपको अपसारी चिंतन, ये आपका एरो के निशान देखिए चेंज हो गया। अभी आपने अभिसारी चिंतन में पढ़ा, एरो का निशान अंदर जा रहा था, तो उसका आंसर भी फिक्स्ड था ना, एक ही आंसर होता था। बट यहाँ क्वेश्चन एक होगा, आंसर उसका आप कई तरीके से दे सकते हो। देख रहे हो एरो का निशान किधर किधर जा रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना। तो इसे मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। अभिसारी चिंतन को आप बंद अंत वाले प्रश्न कह रहे थे, अपसारी चिंतन को आप इसे मुक्त अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं, जब शुरुआत एक बिंदु से हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अंत जो है उसका वो अनेक बिंदु से हो, वो आपका अपसारी चिंतन होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा पेड़ ना हो तो क्या होगा, अब इसका आप फिक्स्ड आंसर थोड़ी ना दे सकते हो कि पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, पेड़ नहीं होगा तो आप सांस नहीं ले पाओगे, छाया देता है पेड़, बहुत सारा यूज़ होता है ना उसका। इसका आंसर फिक्स्ड नहीं है, तो ये आपका डाइवर्जेंट है, इसका आंसर आप कई तरीके से दे सकते हो। ऐसे पूछ लिया कि आज आपका दिन कैसे बीता, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से दिन गया होगा ना, फिक्स्ड तो नहीं है कि रोज़ ऐसे ही जीना है, सबका दिन अलग अलग तरीके से बीता होगा, सब अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हैं। जैसे उसका मल्टीपल सोल्यूशन हो सकता है, एक ही कोई सोल्यूशन नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। तो ये आपका अपसारी चिंतन है। उम्मीद है आपको अभिसारी और अपसारी चिंतन समझ आ गया होगा, अगर आपने सीडीपी में नहीं पढ़ा होगा तब भी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो ईवीएस में आपका है तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ हैं, ये देख लेंगे। पहली विधि आपकी है खोज, देख रहे हो, डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषण विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, इसके 3 नाम होते हैं। ठीक है, ये बच्चा देखिए खोज कर रहा है, तितली को किसके देख रहा है, देखिए तितली है ना यहाँ पे,
कह रहा बालक स्वयं करके सीखता है और खोज की क्रिया स्वयं करता है। इससे सीखा गया व्यवहार लंबे समय तक स्थायी रहता है। तर्क एवं चिंतन की क्रिया करता है। इससे बालक में वैज्ञानिकता का विकास होता है। ठीक है, इसमें बालक स्वयं से खोज करे। ठीक है, बालक को हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए तो ताकि वो खुद से सोचे। ठीक है, खुद से जब वो सोचेगा तो वो देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, जो उसका रिजल्ट निकलेगा ना वो लंबे समय तक स्थायी रहेगा, उसके दिमाग में भी रहेगा। अगर आप बता दोगे तो हो सकता है वो सुन ले, बस ज़्यादा टाइम तक स्थायी नहीं रहेगा। जब तक वो करके खुद से नहीं सीखेगा कोई भी चीज़, जब तक आप खुद से करके नहीं सीखोगे नहीं होगा ना। जैसे आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जब तक आप 10 सेट बढ़िया 10 बार नहीं लगाओगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और कोई तरीका नहीं है, टीचर आपको पढ़ा सकता है बट मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना। खोज विधि आपकी यही है। पर्यावरण शिक्षण की विधि देखिए, भ्रमण विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप, आप फील्ड ट्रिप पे गए हो, जैसे स्कूल से बसें वगैरह जाती हैं टूर पे, कहीं आपको जू में ले जाया जाएगा। इन्वायरमेंट, क्योंकि हम यहाँ इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए इन्वायरमेंट भी ले गया है बच्चों को। फील्ड ट्रिप क्या होती है? यह पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है। बालक भ्रमण पर जा रहे हो तो ध्यान रहे कि वह अपने साथ भारी बस्ता लेकर ना जाएं। अगर चिड़ियाघर जा रहे हो तो जानवरों को खाने के सामग्री साथ में ना ले जाएं। देखिए बच्चा यहाँ सामग्री केला लेके आया है और ये इसको दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ घटना हो जाए, तो देख लें आप, खाने की चीज़ें ना ले जाएं अगर बच्चा चिड़ियाघर जा रहा हो तो। कह रहा क्षेत्र भ्रमण क्षेत्र भ्रमण से बालक जो है बाग, बगीचे, झील, प्रकृति से अवलोकन के साथ साथ अन्य कई कौशलों का विकास होता है। ठीक है, फील्ड ट्रिप पे बच्चा जब जाता है तो वो देखिए सारी चीज़ों को देखता है ना, उसका इन्वायरमेंट की बहुत सारे, ये देखिए क्या है, खेत वगैरह हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, इन चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। इससे कई कौशलों का विकास होता है उसके अंदर। भ्रमण से वापस आने के पश्चात शिक्षक को चाहिए सामूहिक कक्षा का आयोजन करें, जिससे सभी विद्यार्थी अपने अनुभव का साझा करने के लिए प्रेरित हों। इससे कक्षा में संपूर्ण अधिगम हो जाता है। ठीक है, जब फील्ड ट्रिप से अब वापस आएँ तो शिक्षक को चाहिए कि क्लास में एक देखिए सामूहिक, ठीक है, सामूहिक कक्षा का आयोजन करें, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने अनुभव का, अलग अलग विद्यार्थी अपने अनुभव का साझा करेंगे, इससे लर्निंग उनकी बेहतर होगी। ठीक है, तो फील्ड ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्यावरण शिक्षण में। ठीक है, क्या है मापन और मूल्यांकन? मापन और मूल्यांकन, देखिए मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। मापन, जब हम किसी बालक का अध्ययन अधिगम की उपलब्धियों को अंक के आधार पर प्रदान करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। जैसे हाई स्कूल में 600 में से 400 अंक प्राप्त किया। मापन क्या होता है? जैसे किसी बच्चे को आपने बताया कि बच्चे ने 600 में से 400 अंक लाया, किसी बच्चे ने 600 में से 300 अंक लाया, किसी बच्चे ने 600 में से 350 अंक लाया। जब आप उसका ऑब्जर्व, जो आप उसको कर रहे हो, उपलब्धि का जब उसकी अधिगम की उपलब्धियों का जब आप अध्ययन कर रहे हो तो उसको अंक के आधार पे बता रहे हो। ऐसा नहीं बता रहे हो कि ये तेज है, धीम है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं बता रहे हो, बस ये बता रहे हो अंक के आधार पे। 600 में से इसने 350 अंक लाया, 600 में से 400 अंक लाया। तो जहाँ आप अंक बता रहे हो, जब आप अंक बताओगे तो ये आपका मापन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन में क्या होगा कि ऐसे आप अंक के आधार पर नहीं बताओगे। आप 600 में से 400 अंक लाया, आप बताओगे कि बच्चे की जो है, ये बच्चा जो है औसत है, एवरेज है, ये बच्चा तेज़ है, मंद बुद्धि है, इसने फर्स्ट डिवीजन पास किया। ठीक, तो ये आपका मूल्यांकन हो जाएगा। बट मापन में अंक के आधार पे होता है, यही डिफरेंस होता है दोनों सेम चीज़। बट मापन में आप अंक के आधार पे उसकी उपलब्धियों का अध्ययन करोगे और मूल्यांकन में आप अंक के आधार पर नहीं बताओगे उसकी उपलब्धियों का। ठीक है, देखिए मूल्यांकन में कह रहा है जब बालक के मापन द्वारा प्राप्त अंकों से, जब अंक आपको पता होगा तभी तो आप बताओगे कि बच्चा फर्स्ट डिवीजन है कि फेल है। ठीक है, अंकों से बालक के व्यवहार की व्याख्या करते हैं तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। जैसे हर्ष ने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया और उसकी मानसिक क्षमता सामान्य है। ठीक है, बच्चा जो है प्रथम श्रेणी में पास हुआ है तो हम बता सकते हैं इसकी मानसिक क्षमता सामान्य है, औसत है, एवरेज है, हाई है, मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, कुछ बता सकते हो ना।
तो ये आपका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन आपके दो प्रकार के होते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। आप इसको पढ़े होंगे अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में भी, डिप्लोमा अगर आपने किया होगा, डिग्री ली होगी, अपने बीएड डीएलएड किया होगा तो आपने ये पढ़ा भी होगा, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है, देखिए टीचर्स पढ़ा रहा है ना, ये टीचर्स है बच्चों को पढ़ा रहा है। सतत मूल्यांकन ये हो जाता है कि जब आप बच्चों की जो कमियां होती हैं उसी टाइम आप पढ़ा रहे हो, उस कन्फ्यूज़न देखिए ये बच्चा पूछ रहा है टीचर से, तो उसी टाइम पूछ रहा है, उसी टाइम उसका आप बता दे रहे हो, ठीक है, उसका हल बता दे रहे हो शिक्षण के दौरान, ठीक है, जब शिक्षण हो रहा होता है उसी टाइम जब उसकी कमियों को पता लगाना होता है। जैसे ये हो गया साप्ताहिक टेस्ट हो गया, छमाही टेस्ट, हम पता लगाते हैं कि बच्चों को क्या नहीं समझ आया, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते हैं, तो ये आपका सतत मूल्यांकन होता है, ठीक है। बस व्यापक में क्या होता है, वो आपकी जैसे वार्षिक परीक्षा हो जाती है तो वो आपका व्यापक होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे सतत मूल्यांकन क्या है। जब बालक के व्यवहार का अध्ययन अधिगम के दौरान, ठीक, अधिगम के दौरान जैसे टीचर जब पढ़ा रहा होता है तब अध्ययन करके उसके व्यवहार की व्याख्या कर देते हैं, इसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य बालक के अधिगम के दौरान उत्पन्न कमियों का पता लगाना है, जैसे साप्ताहिक टेस्ट, छमाही टेस्ट, कक्षा समूह वार्तालाप, ठीक है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे की कमियों को पता लगाना होता है उसी टाइम, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछो, फिर उसकी कन्फ्यूज़न को, कमियों को पता लगाओ, उसका हल निकालो, ये आपका सतत मूल्यांकन होता है। बट व्यापक में क्या होता है, जब आपका एक बार में रिजल्ट आ जाता है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, बस रिजल्ट आ गया, ये आपका व्यापक, नाम ही व्यापक है, व्यापक मूल्यांकन। जब हम अधिगम के उपरांत, ठीक, लर्निंग के उपरांत बाद में, उपरांत अर्थात बाद में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसकी व्याख्या करते हैं तो उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन का उद्देश्य बालक के अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना होता है। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, जैसे आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा आपका नंबर कितना आया, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, वनली पता लगाना होता है, ठीक है। आपका 90 नंबर आया है, 140 आया, 130 आया है, आपका 89 नंबर आया है, आपका 81 नंबर आया, एक नंबर से रह गया, ठीक, तो ये आपका व्यापक मूल्यांकन होता है। व्यापक देखिए मूल्यांकन की कुछ विधियां हैं। पोर्टफोलियो, इससे बहुत बार क्वेश्चंस बना हुआ है पेडागोजी में आपका, पोर्टफोलियो मूल्यांकन की विधि है। पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जो बच्चों के बारे में जो कमियां होती हैं, जो उसकी उपलब्धि होती है, सब चीज़ इस फाइल में होती है, ठीक है। ये अभिभावक से रिलेटेड, बालक, तीनों के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इसमें बच्चे की कमियों का भी आप पता लगा सकते हो, क्लास 1 में बच्चे नहीं, उसका रिजल्ट क्या आया, उसकी कमी क्या है, हर चीज़ होती है, ठीक है। पोर्टफोलियो बालक के व्यवहार की एक क्रमिक विवरण है, इसमें सभी जानकारियाँ एक फोल्डर में होती हैं। पोर्टफोलियो में बालक की उपलब्धियाँ और कमियों को भी रखा जाता है, ठीक है, जो उसकी उपलब्धियाँ होती हैं और जो कमी होती है वो भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो शिक्षक, अभिभावक तथा बालक तीनों के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इससे जानकारी का अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या की जाती है, ठीक है। आप पोर्टफोलियो से बता सकते हो कि बालक ये कैसा, जैसे क्लास 1 में बच्चा जाएगा तो उसको पोर्टफोलियो दिखाया जाएगा, क्लास 2 में जाएगा तो उस बच्चे का पोर्टफोलियो देखा जाएगा, फिर क्लास 3 में जाएगा तो जो उसकी उपलब्धि होगी उसमें रखा जाता है और कमी का भी उसमें रखा जाता है, ठीक है, पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो से हम बता सकते हैं कि बच्चे के बारे की व्यवहार की हम व्याख्या कर सकते हैं कि बच्चा कैसा है, ठीक है। मूल्यांकन विधि क्या है, मूल्यांकन की दूसरी विधि क्या है, चेकलिस्ट विधि। चेकलिस्ट विधि में क्या होता है, एस या नो, देख रहे हो, सही या गलत वाले टाइप होते हैं। चेकलिस्ट विधि, इस विधि में बालक को हाँ या ना वाले प्रश्न करने के लिए दिया जाता है। बालक द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन करके शिक्षक व्याख्या प्रस्तुत कर देता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको ये क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप हाँ या ना में ही आंसर दोगे। समझ आ रही है तो सही का निशान लगाओगे, नहीं आ रही है तो गलत का निशान लगाओगे। तो इसमें हाँ या ना वाले आंसर होते हैं, ठीक है। आपको चैनल SB स्मार्ट स्टूडेंट चैनल पसंद है, इससे आपकी आप चीज़ों को समझते हो, नहीं समझते हो, ठीक, कोई भी चीज़ हो गई, आपको फल खाना पसंद है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। इसमें ये होता है, ये आपकी चेकलिस्ट विधि है। ये उतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी आपकी पोर्टफोलियो होती है। पोर्टफोलियो में आपका सब कुछ होता है, उसकी उपलब्धियों की और कमियों के बारे में हम पता लगा लेते हैं बच्चे के। तो ये आपकी चेकलिस्ट विधि है।
आकलन क्या होता है? देखिए, आकलन से भी बहुत बार क्वेश्चंस बना हुआ है, ये आपका CDP में भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। ठीक है, देखिए पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो जो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी में अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप इंग्लिश में याद कर लो, इंग्लिश में इजी होता है। बट जिसको हिंदी ही पढ़ना है वो यही देखें, क्योंकि पेपर में आपसे ये कोई पूछेगा नहीं कि आप हिंदी में आंसर दो, इंग्लिश में आंसर दो, बस आपको आंसर करना है। आपका ऑफलाइन पेपर है, एक साइड आपको हिंदी में दिया रहेगा, एक साइड इंग्लिश में दिया रहेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। सब देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, जैसे आपका साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, जैसे आपने सतत मूल्यांकन पढ़ा अभी, जस्ट वही होता है सतत मूल्यांकन, साप्ताहिक टेस्ट होता है। अधिगम के लिए आकलन, जैसे जब आप पढ़ रहे हो क्लास में, उसी टाइम पे आपका टेस्ट लिया जाता है, साप्ताहिक टेस्ट। तो ये आपका रिजल्ट तो होता नहीं है, रिजल्ट तो आपका हमने अभी व्यापक मूल्यांकन पढ़ा हुआ था, तो का आकलन उसमें चला जाएगा। ठीक है, ये होता है मासिक टेस्ट, छमाही टेस्ट, ये आपका अधिगम के लिए आकलन होता है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है, आप उसको बाद में सही करके दोबारा से, साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है, आप सब वीक में एक बार टेस्ट दे रहे हो, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है दोबारा आप और मेहनत करोगे, 10 नंबर आया है आपका, 15 में से 10 आया है, उसके बाद आप पेपर दोगे, 11 नंबर आएगा, फिर आप और अच्छा करोगे, 12 नंबर आएगा, तो इसमें आप ठीक कर सकते हो अपनी कमियों को। बट आपका अधिगम का आकलन जो होता है, वार्षिक परीक्षा, अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ गया है तो आप दोबारा पेपर दोगे तभी आपका सही होगा, उसके बीच में आप नहीं सही कर सकते। बट अगर आप साप्ताहिक टेस्ट, अगर वीक में आप एक बार एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें आपका 30 में से 27 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है, 20 नंबर आया है, तो अगली बार उससे आप और अच्छा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो रिजल्ट तो है नहीं आपका, ओनली टेस्ट है। तो ये होता है साप्ताहिक टेस्ट में आपका अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसे समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है? अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग या सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ, स्वयं, बच्चा स्वयं अपने बारे में आकलन करता है। जैसे आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो तो याद करते नहीं हो, पहले आप बुक से पढ़ रहे हो, उसके बाद कॉपी को ढक लेते हो, उसके बाद खुद से पढ़ते हो, ठीक, खुद उसका आकलन करते हो, तो बालक स्वयं का आकलन करता है। यह आपका के रूप में आकलन होता है। ये 3 आकलन होते हैं। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री, बस ज़्यादा टॉपिक नहीं है, खत्म हो रहे हैं। हम क्वेश्चंस को लगाएंगे कि पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके बनते कैसे हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री, ये चीज़ें आपको CDP में भी हेल्प करेंगी, ऐसा नहीं EVS में ही है। पेडागोजी में बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी सेम होती हैं, जैसे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग पढ़ा, वो आपको हिंदी में भी हेल्प करेगा, इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। ठीक, साइंस में पढ़ोगे उसमें भी हेल्प करेगा, CDP में भी हेल्प करेगा। तो कोई पॉइंट ऐसे हैं पेडागोजी के जो आपके हर सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं आप EVS के लिए ही पढ़ रहे हो। शिक्षण सहायक सामग्री, देखिए, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? जैसे आप टीचिंग टाइम में सामग्रियाँ कुछ होती हैं जो हेल्प करती हैं, जैसे शिक्षण के दौरान बालक केवल श्रव्य इंद्रियों से अधिगम की दिशा की ओर आगे बढ़ता है, जैसे टेप रिकॉर्ड। देखिए, श्रव्य सामग्री क्या होती है? जिसे दिखाई नहीं देता, आप उसे श्रव्य सामग्री अपने क्लास में टीचिंग मटेरियल ला सकते हो, उसको समझ में आ सकता है। देखिए, जिसको दिखाई नहीं देता, आप उसको चार्ट पेपर से तो समझाएंगे नहीं, जब उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है तो चार्ट पेपर से आप कैसे समझाओगे? तो वही श्रव्य सामग्री वो होती है कि जिस शिक्षण के दौरान बालक केवल श्रव्य इंद्रियों से अधिगम की दिशा की ओर आगे बढ़ता है, जैसे आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, तो ये आपकी श्रव्य शिक्षण सामग्रियाँ हैं। दृश्य शिक्षण सामग्री क्या होती है? जिसे सुनाई नहीं देता, तो हम क्या करेंगे? उसको किताब दिखा के, समाचार पत्र, प्रोजेक्टर, पत्रिकाएं, मानचित्र वगैरह दिखा के उसको समझा सकते हैं। बालक दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करके अधिगम की दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, जैसे पत्रिकाएं, किताब, समाचार पत्र, प्रोजेक्टर, मानचित्र। ठीक है, यह आपकी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? इसमें शिक्षण की वह सामग्री जिससे शिक्षक बालक के अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करके अधिगम की दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, जैसे फिल्म, प्रोजेक्टर, नाटक, मंचन, मल्टीमीडिया। ठीक है, नाटक, इसमें दृश्य, देखिए नाटक मंचन हो गया, इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों इंक्लूड रहेगा। बट अगर आपका दृश्य सामग्री है तो जिसको
दिखा देखिए, दृश्य सामग्री जिसको सुनाई नहीं देता आप उसको दिखा के बता सकते हो। श्रव्य में क्या है, जिसको दिखाई नहीं देता आप उसको रेडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सिखा सकते हो। ठीक है, ये शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, इससे आपकी टीचिंग बेहतर होगी। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु, ये हमारा लास्ट टॉपिक है पेडागोजी का। इसमें क्या कह रहा है देखिए, पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु, ये जो ईवीएस की बुक होती है पाठ वस्तु, अब ये कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चंस बनता है तो बहुत ईजी, सुनने में बहुत ईजी लग रहा होगा, बट अभी क्वेश्चंस बनेगा, देखते हैं आपका 15 में से कितना सही होता है। पर्यावरण की विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित जो इसकी बुक होती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पाठ वस्तु आकर्षक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। आकर्षक होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा देख के डर जाए, बहुत मोटी है इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु बालक के बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। विषय वस्तु प्रश्न पूछने और खोजने का मौका देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, बोलचाल की बात, बालक के बोलचाल की भाषा में उसकी जो पाठ वस्तु है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा जानता हिंदी है और दे दिए गुजराती में, इंग्लिश में दे दिए, जो उसकी बोलचाल की भाषा है उसी लैंग्वेज में होगी तो बच्चा कनेक्ट करके सीख पाएगा, ताकि चीज़ें उसको समझ में आए। और कह रहा है प्रश्न पूछने वाली हो। ठीक है, बच्चा क्वेश्चन कर पाए जो उसको नहीं समझ आ रहा है। खोजने को मौका दें, बच्चा खोजे, सर्च करे, डिस्कवरी करे, खोज करे। ठीक, ये होनी चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यवस्तु बालक के दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बालक के जो दैनिक जीवन है, जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो बच्चा आगे पीछे देखता है, पेड़ पौधों को देखता है, पशु पक्षियों को देखता है, उसी से रिलेट करके, ठीक, उसकी समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए, कनेक्ट करके, ताकि बच्चा सीख पाए। देख रहे हो आप ईवीएस की बुक में ऐसे उसका घर बना हुआ है, गाड़ी है, पौधे हैं। ठीक, पर्यावरण की विषय वस्तु में कविताओं, कहानी और पहेलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसमें कविताओं और कहानियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, पहेली का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु प्रश्न पूछने और खोजने का मौका देने वाली होनी चाहिए। बालक को रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। रट कर सीखना एकदम नेगेटिव पॉइंट है, आप याद रखोगे किसी भी ऑप्शन में, अगर आपको रट कर सीखने, परिभाषाओं को याद करने, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि आपकी पर्यावरण की पाठ्यवस्तु कैसे होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट थे। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चंस लगाएंगे जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे अगस्त में। ठीक है, क्योंकि आप अगस्त में आपका पेपर ऑफलाइन हुआ था, इस बार भी आपका पेपर ऑफलाइन होगा जनवरी 2024 में। कैसे क्वेश्चन थे उसको हम लगा लेंगे, क्योंकि अभी हमने पेडागोजी पढ़ा जस्ट, तो आंसर अभी हम तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी हम सीडी जो ईवीएस के आपके क्वेश्चन हैं वो हम बाद में लगाएंगे। पूरा सेट हम बाद में लगाएंगे। 2011 में जैसे आप क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 में पूछे गए थे। अभी आप इसको देख लें। कह रहा है ईवीएस के रचनात्मक आकलन है, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपने पढ़ा ना अभी, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है आपका। कह रहा है सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के बारे में आकलन, इनमें से सही कथन है। रचनात्मक आकलन किस में होता है आपको ये बताना है। देख लिए, सीखने के लिए आकलन ये रचनात्मक होता है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में कोई आकलन नहीं होता है। लर्निंग असेसमेंट अबाउट लर्निंग ये नहीं होता है आपका। तो का आकलन में क्या होता है, अधिगम का आकलन, ये आपका समेटिव में चला जाता है। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है तो ये रचनात्मक आकलन नहीं है, क्योंकि उसमें आपको एक बार रिजल्ट दे दिया जाएगा तो आपका वो रिजल्ट फिक्स हो जाएगा, उसमें वो कोई रचनात्मक आकलन नहीं है। सीखने के लिए आकलन जैसे आपकी क्लास में होती है, ठीक, जैसे हमने आपको बताया छमाही टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, तो ये और ये के रूप में आकलन, इसमें बच्चा आप खुद का आकलन, खुद के बारे में खुद आकलन करता है। ठीक है, तो ये आपका रचनात्मक आकलन है। पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो पहला ऑप्शन से राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बस आप ये देख लीजिए इसमें कि क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं। ठीक है, ऐसे आपके अगस्त में ये सारे अगस्त के क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए थे, आपको यहाँ इतना ही देखना है। बाकी आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, प्रीवियस ईयर सेट ज़रूर खरीदें, उसको लगाएं। बाकी हम प्रीवियस ईयर तो कराते हैं, हर थ्योरी के बाद में कराते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है।
पहला कह रहा है उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। ये क्वेश्चन आपका अगस्त 2023 में बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो कौन सी सबसे उपयुक्त है ये हमें बताना है। तो सबसे उपयुक्त तो पहला ही है, पहला ही आपका राइट आंसर होगा। दूसरे में कह रहा है कि एक चार्ट द्वारा विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, चित्र बनाने से व्यवहारिक गतिविधि को प्रोत्साहित आप नहीं कर पाओगे। ग्लोब से नक्शा पढ़ने से आप गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं कर पाओगे। सिक्के को एकत्रित करना ये भी नहीं ठीक रहेगा। उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ये आपका अगस्त 2023 में ये भी बना। देखिए ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आप बड़ा देख के घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, बहुत इजी होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए जो अभिकथन है उसका कारण सही दिया है कि नहीं दिया है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना ही देखना होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला अभिकथन ए है आपका, असर्शन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ठीक है, अभी आपने क्षेत्र भ्रमण विधि पढ़ी, फील्ड ट्रिप। ठीक है, तो ये प्रभावशाली रणनीति तो है, तो आपका ये पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कारण इसका दे रखा है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थान की याददाश्त को बढ़ावा देती है। देखिए याददाश्त हमें मेमोरी, देखो हमें जो है याददाश्त को बढ़ावा नहीं देना। देखिए क्योंकि हमने पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य में ही पढ़ा कि हमें जो है परिभाषाओं को या किसी चीज़ को याद करने पे नहीं, इसलिए आपकी क्षेत्र भ्रमण जो विधि है याददाश्त के लिए अच्छी रणनीति नहीं है। हम जाएं फील्ड ट्रिप पे जाएं, उसको देखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, कनेक्ट करें, इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे नहीं है कि उसको याददाश्त करने के लिए, स्थान को याददाश्त की बढ़ावा याददाश्त को नहीं देना हमें। ठीक, इसका कारण जो है वो सही नहीं है, बट पहला आपका ये सही है। तो ऑप्शन से देखेंगे जिसमें पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। कह रहा है पहले में कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर सही नहीं है। देखिए आपके एनसीएफ 2005 भी कहता है याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए, नहीं कहता वो, चीज़ों को समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ना। तो पहला नहीं होगा। तीसरा कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत नहीं है, ए आपका सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी आपका अगस्त 2023 में बना। हमने एक सेट का क्वेश्चन उठा लिया है ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस उसी सेट से मिल जाएं। ठीक है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, आपको क्लास 3rd और 5th के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। ठीक है, तो आप इस उद्देश्य के लिए कौन सा मानदंड आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। देखिए इसमें सही तो सब है, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार तो होनी चाहिए, बट इसमें सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। सबसे उपयुक्त आपका दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि पाठ्य वस्तु जो है वो बालक उन्मुख होना चाहिए। ठीक, बाल केंद्रित होनी चाहिए तथा लिंग, उसमें लिंग और जाति धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। देखिए ये वर्ड आप याद रखिएगा, यहाँ कह रहा है रहित, अगर यहीं लिख देता सहित तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता, एकदम गलत हो जाता, बट यहाँ रहित कह रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सी आपका सही हो गया है। तीसरे में कह रहा है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। केवल यही क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, इसलिए आपका तीसरा नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका ज़्यादा बेहतर है, तो दूसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये भी आपका अगस्त 2023 में बना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन आपका असर्शन दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय जो है वो थीम है। ठीक है, दूसरा कारण इसका दे रखा है, कारण लिखा है यहाँ, कारण रहेगा
कह रहा है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। कह रहा है विषयों की तुलना, देखिए पहला तो आपका सही है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो है विषयों के बजाय थीम है। आप थीम पढ़ते हो, 6 थीम पढ़ते हो ना। कौन कौन सी थीम है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी आपने पढ़ा कारण जो है, कारण में क्या कह रहा है, इसका कारण सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, कह रहा है कि क्योंकि आसान है, आसान के लिए नहीं दिया गया है, ताकि आप थीम क्या है कि ताकि आप कनेक्ट कर पाए ना। ऐसा नहीं, आसान के लिए नहीं बनाई गई है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। इसलिए आर तो सही है, ए तो सही है बट आर सही नहीं है। ठीक है, ए सही है, ये भी सही है, आसान भी है, ये तो सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या ये नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये भी आपका अगस्त 2023 में बना। ये कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ये बिल्कुल यही नहीं है आपका। ठीक है, पूछा था कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सी आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका अगस्त 2023 में ये भी बना है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक की ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य से पूछा गया है। आपने पढ़ा था ना पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, तो वहीं से आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य है। पहला दे रखा है विषय के मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। बिल्कुल, स्कूल के बाहरी जीवन को उसको कनेक्ट करना, ये आपने पढ़ा होगा। तीसरा कह रहा है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान के पढ़ने के लिए तैयार करना। बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कक्षा के अधिगम को जो है उसके बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यही आपका पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य में हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। जो श्रीमती शीतल है वो ईवीएस की अवधारणाओं को समझाने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। तो इनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा हो सकता है, ये हमें बताना है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। ठीक बात है। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कोई तर्क नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ठीक है, ये भी सही है। तो आपका दूसरा नहीं है, उसको ये तर्क नहीं है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है वो कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, लिखने के लिए नहीं प्रोत्साहित करना है। तो फर्स्ट थर्ड फोर बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। यही आपकी ऑफिशियल आंसर की भी थी। ठीक है, जो आंसर हम बता रहे हैं वही आपका आंसर भी था, ऑफिशियल आंसर की यही। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये कह रहा है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। परिवार एक थीम है, इसको पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है, तो हमें ये बताना है इकाई योजना का शीर्षक क्या होगा। परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त। देखिए, ये कोई इकाई योजना का शीर्षक नहीं हो सकता कि घुमंतु परिवार आप बना दोगे, ये तो परिवार के प्रकार हैं एकल और संयुक्त, ये भी नहीं हो सकता।
और ये भी नहीं हो सकता पहला भी परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। तो ये आप यही इकाई योजना का वो लेसन शीर्षक बना दोगे तो ये बेहतर नहीं है, दूसरा आपका ज़्यादा बेहतर है, दूसरा ही आपका आंसर है। परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये कह रहा है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, फोन कॉल। दूसरा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये भी अगस्त में तो आपका बना ही है। कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कह रहा है ईवीएस शिक्षण के दौरान शिक्षक जो प्रश्न विद्यार्थियों को स्वयं या अपने विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित क्या करता है? चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग। तो खोजपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपने खोज विधि पढ़ी थी, ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ी थी ना अभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? ठीक है, जो आपकी थीम यात्रा थी उसको जो है रेलवे स्टेशन ईवीएस में सामुदायिक संसाधन के रूप में प्रयोग को दर्शाता है, तो उसी तरह हमें थीम भोजन के बारे में बताना है। क्या रहेगा? दुकानदार, किसान, कृषि, फार्म, जंगल। यात्रा जो है रेलवे स्टेशन, यात्रा करते हैं रेलवे स्टेशन बहुत सारे, तो भोजन भी क्या होगा? कृषि फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कृषि फॉर्म रहेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अगस्त 2023 में बना। ये भी कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आदर्शन और रीजनिंग वाले 3 क्वेश्चन हो गए आपके, तो इसको बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, नहीं आपका 3 नंबर चला जाएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये तो सही है। रीजन कह रहा है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है, हासिल करने की संभावना होती है। तो रीजन इसका सही नहीं है, कारण हाँ रीजन सही नहीं है, कारण आपका आदर्शन जो अभिकथन है ये सही है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। ये आपके सारे गलत होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। ठीक है, ईवीएस शिक्षक जो है योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय किस पे जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। सामग्री कवरेज और उद्देश्य पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है। 15 ही क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता रहता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ठीक है, एक टीचर है जिसमें एक अंडा जो है वो पानी के गिलास में डूब जाता है, बट एक दूसरा गिलास है पानी में नमक मिलाने पर जो अंडा उसमें डालते हैं तो वो डूबता नहीं है। तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए कौन सी व्याख्या सबसे उपयुक्त हो सकती है? आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, आप ऐसे कह दोगे। दूसरा कह रहा है अलग अलग मात्रा में नमक के प्रयोग के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो ये बात तो सही है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, बट ऑफिशियल आंसर की ने दूसरा ऑप्शन से राइट आंसर माना हुआ था, तो दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। घनत्व के कारण ही पानी में डूबता नहीं अंडा। ठीक है, लेकिन आंसर ये दूसरा है आपका ऑफिशियल। तो ये हमारी पेडागोजी की क्लास थी। आप एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखिएगा। उसके बाद देखने के बाद तुरंत आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, क्योंकि कंटेंट में देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो एक साथ में आपका 15 नंबर जो है कंटेंट का होगा और 15 नंबर आपकी पेडागोजी होगी। ठीक है, तो ये आपका ठीक कैसे होगा? जब तक आप 3-4 बार रिवीजन नहीं करेंगे और प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे। आप जितनी बार हो सके आप लगाओ, 5 बार 10 बार लगाओ, 5 सेट ही लगाओ, बट उसको 5-10 बार ज़रूर लगाओ। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। कमेंट में अपने विचारों को ज़रूर बताएं, जो भी आपको ना समझ आया हो तो ये हमारी शेयर कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा चैनल है, आप जुड़ सकते हो, या टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो SB 3011, तो हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ हमको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम आपको बताते हैं, या हमारी क्लास भी नहीं चलनी होती है तब भी हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी में आपकी समझ, देखिए समझ होनी चाहिए, बाकी तो आप आंसर तक जा सकते हो, इजी है बहुत। इसके बाद हम दूसरी क्लास करेंगे, उसमें हम कंटेंट और पेडागोजी दोनों मिक्स करके एक क्लास बनाएंगे। आपकी मैराथन क्लास होगी, उसको हम कल करेंगे। आप एक क्लास से ही 25 नंबर ला सकते हो, मिनिमम तो ला ही सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम वो क्लास करेंगे, कल करेंगे उसको हम। तो हमारा जो EVS का सिलेबस था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम CDP पढ़ेंगे, PY भी हम लगाएंगे, जनवरी में लगाएंगे, जो आपके सारे सेट पूछे गए हैं उसको हम लगाएंगे, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल